नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर को एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प नजरिए से देखने वाले हैं। जरा एक दूरबीन की कल्पना कीजिए। जब हम इसके एक सिरे से देखते हैं तो हमें एक बहुत ही सूक्ष्म और बारीक तस्वीर दिखाई देती है। जैसे किसी इमरजेंसी में एक मरीज की जान बचाता हुआ कोई स्वास्थ्य कर्मी। लेकिन जब हम उसी दूरबीन को पलट देते हैं तो हमें एक बहुत विशाल तस्वीर नजर आती है, जैसे पूरे देश के लिए स्वास्थ्य की योजनाएं बनाना। तो आज का हमारा यह सफर इसी माइक्रो से लेकर मैक्रो तक का है, जहां हम समझेंगे कि कैसे एक अकेले व्यक्ति की देखभाल से लेकर पूरे देश की स्वास्थ्य नीतियां आपस में एक मजबूत धागे से जुड़ी हुई हैं। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, फ्रंटलाइन फर्स्ट एड प्रोटोकॉल। दूसरा, द नर्सिंग एथिकल कंपास। तीसरा, कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग साइकिल। और अंत में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों का मूल्यांकन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 1, फ्रंटलाइन फर्स्ट एड प्रोटोकॉल। ये स्वास्थ्य सेवा का एकदम जमीनी स्तर है ना, जहां तुरंत लिए गए फैसले किसी की जिंदगी और मौत तय कर सकते हैं। तो चलिए सीधे एक बड़े और व्यावहारिक सवाल से इस विषय में गोता लगाते हैं। मान लीजिए एक इमरजेंसी है। एक वयस्क पीड़ित के लिए सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर में छाती को दबाने और सांस देने का सही अनुपात क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर एक सेकंड कीमती है। और इसका सही जवाब है 30:2 का अनुपात, यानी 30 बार छाती को दबाना और उसके बाद 2 बार सांस देना। ये सीपीआर का एक यूनिवर्सल मानक है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर यही अनुपात क्यों चुना गया? दरअसल ये एक बेहद नाजुक संतुलन बनाता है। इससे न केवल हृदय में रक्त का प्रवाह, जिसे हम कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर कहते हैं, बना रहता है, बल्कि शरीर को जरूरी ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। अब मान लीजिए कि सीपीआर से मरीज की सांस तो वापस आ गई है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। यहीं पर काम आती है रिकवरी पोजीशन। अब देखिए, ये पोजीशन कितनी चतुराई से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल करती है। जब किसी व्यक्ति को इस करवट लेटाया जाता है तो जीभ गले के पीछे जाके सांस की नली को ब्लॉक नहीं करती। और तो और, अगर व्यक्ति को उल्टी आती है तो सारा तरल पदार्थ मुंह से बाहर निकल जाता है और फेफड़ों में जाने से बच जाता है। आपातकालीन स्थितियों में सिर्फ जान बचाना ही काफी नहीं होता, बल्कि चोट को और बिगड़ने से रोकना भी उतना ही जरूरी है। अब फ्रैक्चर की ही बात लें। ऐसे में एक त्रिकोणीय स्लिंग यानी तिकोनी पट्टी बहुत काम आती है। इसका असली फायदा इसका स्ट्रक्चर है। ये स्लिंग घायल हाथ का सारा वजन कंधों और गर्दन पर बिल्कुल समान रूप से बांट देती है। इससे होता यह है कि टूटी हुई हड्डियां अपनी जगह से नहीं हिलती और अंदरूनी ऊतकों को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। अब इस बात पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। जलने पर अक्सर लोग तुरंत बर्फ लगा देते हैं, जो कि सच कहूं तो एक बहुत बड़ी गलती है। माइनर बर्न यानी मामूली रूप से जलने पर उस हिस्से को कम से कम 20 मिनट तक बहते ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। पानी क्या करता है कि वो त्वचा की परतों में फंसी गर्मी को बाहर निकाल देता है। इसके उलट बर्फ लगाने से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, जो जली हुई त्वचा को और भी बुरी तरह से डैमेज कर देता है। फर्स्ट एड के इस हिस्से को हम एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ खत्म करते हैं जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। वो है मेडिकल किट का रखरखाव। देखिए, एक स्वास्थ्यकर्मी का काम सिर्फ इलाज करने पर खत्म नहीं होता। मेडिकल किट में रखी दवाइयां और यहां तक कि पट्टियां भी समय के साथ खराब हो सकती हैं, उनकी स्टेरिलिटी खत्म हो सकती है। इसलिए एक्सपायरी डेट्स को लगातार चेक करना और उन्हें रिकॉर्ड करना ये सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई आपातकाल आए तो आपके उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द नर्सिंग एथिकल कंपास। अब तक तो हमने सिर्फ शारीरिक स्तर पर दी जाने वाली चिकित्सा की बात की। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस नैतिक ढांचे को समझते हैं जो दुनिया भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स का मार्गदर्शन करता है। किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की नींव उसके कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता पर टिकी होती है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी समूह के आदर्शों और मूल्यों का एक स्टेटमेंट है, जो सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। यही वो चीज है जो सिस्टम में हर एक इंसान के अधिकारों की रक्षा करती है। इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने बहुत ही गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा है, नर्सों की 4 मूलभूत जिम्मेदारियां हैं: स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बहाल करना और पीड़ा को कम करना। इसके बिल्कुल केंद्र में है इंसान के अधिकारों और उसके सम्मान की रक्षा करना, वो भी बिना किसी भेदभाव के। और इस आचार संहिता को लागू करने के लिए 5 मुख्य नैतिक सिद्धांत काम करते हैं: सम्मान और स्वायत्ता, भलाई करना,
न्याय, सत्यनिष्ठा और वफादारी। सुनने में तो ये बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब एक एथिकल डिलेमा या नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। जरा सोचिए, ऐसा तब होता है जब इनमें से दो सिद्धांत आपस में ही टकराने लगें और किसी एक सही फैसले को चुनना लगभग असंभव सा लगने लगे। आइए अब रुख करते हैं भाग 3 का कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग साइकिल। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक अकेले व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाती है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जब बात पूरे एक समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करने की हो तो क्या करेंगे? स्वास्थ्य की योजना बनाना कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार किया और भूल गए। ये एक डायनामिक सर्कुलर प्रक्रिया है। यह चक्र लगातार खुद को दोहराता रहता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे पास संसाधन हमेशा सीमित होते हैं और समस्याएं असीमित। इसलिए लगातार योजना बनाना और उसे परखना जरूरी हो जाता है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? इसके स्टेप्स बहुत साफ हैं। शुरुआत होती है सिचुएशन एनालिसिस से, जहां बीमारियों और मृत्यु दर के डेटा को अच्छे से समझा जाता है। उसके बाद हम लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं, अपने संसाधनों का आकलन करते हैं, फिर प्राथमिकताएं तय करते हैं कि पहले क्या ज़रूरी है, उसके बाद योजना को लागू करते हैं और आखिर में इवैल्यूएशन, यानी ये देखते हैं कि योजना कितनी सफल रही। दुनिया के बड़े से बड़े संगठन इसी तार्किक ढांचे का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में जो लक्ष्य बनाए जाते हैं वो बस हवा में तीर चलाने जैसे नहीं होते। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। इसका मतलब है कि वे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होने चाहिए, मापने योग्य होने चाहिए, जिन्हें हासिल किया जा सके यानी अचीवेबल होने चाहिए, यथार्थवादी होने चाहिए और एक तय समय सीमा के अंदर होने चाहिए। ये स्मार्ट उद्देश्य इस बात की पक्की गारंटी देते हैं कि प्रोग्राम में लगाया गया पैसा और समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। जब हम इतने बड़े स्तर पर सोचते हैं ना, तो शब्दों के मायने ही बदल जाते हैं। अब इस तुलना को देखिए। एक नीड यानी आवश्यकता, जैसे कि पीने का साफ पानी, ये एक बहुत ही तुरंत पूरी की जाने वाली जरूरत है। लेकिन जब हम गोल या लक्ष्य की बात करते हैं, जैसे कि सबके लिए स्वास्थ्य, तो ये एक बहुत व्यापक और बड़ा विचार है जो तुरंत मिलने वाले संसाधनों या समय के बंधन से आजाद होता है। ये हमें फ्यूचर की एक लंबी दिशा दिखाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, इवैल्यूएटिंग नेशनल हेल्थ गोल्स। तो अब हम अपनी दूरबीन के सबसे बड़े स्तर पर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, जहां देश अपनी विशाल स्वास्थ्य रणनीतियों को बनाते और लागू करते हैं। और जब ये बड़ी नीतियां बनती हैं तो विश्लेषक उन्हें सिर्फ बनाकर नहीं छोड़ देते, वे उन्हें बारीकी से परखते हैं। इसमें दो चीजें सबसे खास हैं, एफिशिएंसी और इम्पैक्ट। एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब है कि हमने जो पैसा और मेहनत लगाई उसके मुकाबले हमें रिजल्ट कितने अच्छे मिले। और इम्पैक्ट का मतलब है कि क्या उस योजना ने पूरे समाज में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया। इस प्रभाव को समझने के लिए जरा इस एक अकेले आंकड़े पर गौर कीजिए, 75% से ज्यादा। 2002 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में यह एक बहुत ही बड़ा और साहसिक लक्ष्य रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल केवल 20% आबादी ही कर रही थी। इस नीति का सीधा सा लक्ष्य इसे 20% से उछालकर 75% के पार ले जाना था। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, यह पूरे सिस्टम की कायापलट करने वाला आंकड़ा था। और इसके लिए एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन बनाई गई थी। 2005 तक पोलियो और कुष्ठ रोग का पूरी तरह खात्मा, 2007 तक HIV एड्स के नए मामलों को शून्य पर लाना, 2010 तक टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों पर लगाम कसना और 2015 तक फाइलेरिया को जड़ से मिटाना। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक रणनीतिक नीति किसी देश की आबादी से बड़ी बीमारियों के बोझ को खत्म करने का पूरा नक्शा तैयार करती है। तो आज हमने इस सफर में एक मरीज के पास खड़े स्वास्थ्यकर्मी से लेकर देश की संसद में बनती विशाल स्वास्थ्य नीतियों तक का रास्ता तय किया। इन सबके बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। हमारे पास एक धड़कन को वापस लाने का फ्रंटलाइन कौशल तो है, लेकिन क्या हमारे पास पूरी मानव सभ्यता के स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखने के लिए वो सामूहिक समझ और नैतिक प्रतिबद्धता मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय पर और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।